हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज फिर से डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम से मैंने लिया है। तो डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, आने वाले फ्यूचर में आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। संभावना इस तरह से कि वो कंसेप्ट आपको दे जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदलता जाता है। तो क्वेश्चन के पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन कंसेप्ट जब रहेगा तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको कितना भी बदले, लेकिन आप उस पर सफल होंगे। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन पहला नंबर 1, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट? निम्नलिखित आयनों में से किसका आकार सबसे छोटा है? ऑप्शन है लेंथेनम 3+, गैडोलिनियम 3+, लुटेटियम 3+, और डायस्प्रोजियम 3+। तीनों का चार्ज सेम है, सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन इसको छोड़कर लेंथेनम क्या है, डी ब्लॉक का है, और तीनों एफ ब्लॉक के। सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुटेटियम या लुटेशियम, जो आप प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है 58 सीरियम, और सीरियम से लुटेटियम 71 तक जाने पर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है। रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, दोनों का साइज क्या होता है, कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है। क्यों करता है? इसका कारण आप लिखते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या लिखते हैं? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण से एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस कंटिन्यू डिक्रीज होता है। कहाँ से कहाँ तक? सीरियम से लेकर 58 से लेकर 71 लुटेटियम तक जाने पर एटॉमिक नंबर आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसलिए सबसे छोटा क्या होगा? लुटेटियम। सबसे बड़ा क्या होगा? लेंथेनम। ठीक है। अच्छा, गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड में भी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख दिया है। अभी मैं इसका यूज करूँगा तो बार बार ये इसको मैं पेज को लाऊंगा, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर मुझे डाउटफुल रहता है, तो उसको क्लियर करूँगा और फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पर आऊँगा। चलिए, आपको तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होगा, ऐसा मुझे आशा है। यहाँ पर 2 जगह एक्सेप्शन है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो 4f आर इलेक्ट्रॉन? निम्नलिखित में से किस तत्व में कोई 4f इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या पूछा है कि इन चारों में किस में 4f में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? तो जल्दी बताइए। यदि ऑप्शन आप लगा रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कैसे, क्यों, अब दिखा देते हैं। अभी मैंने बताया कि लेंथेनम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, जबकि यूरोपियम, समरियम और गैडोलिनियम ये एफ ब्लॉक का है। ठीक है, तो ऑप्शन ही पूछा, क्वेश्चन ही पूछा है कि 4f इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी लेंथेनम में 4f इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि समरियम, गैडोलिनियम और यूरोपियम में सब में है। ठीक, क्योंकि ये ब्लॉक का है, और लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है, सीरियम से स्टार्ट होता है, 58 से स्टार्ट होता है ये ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन है? एट्रिबियम, थ्यूलियम, सीरियम, गैडोलिनियम। तीनों पर सेम चार्ज 3+ आयन। तो जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसके साथ साथ सीरियम भी कलर्ड हो सकता है मेरे अनुसार, और गैडोलिनियम भी हो सकता है। ठीक है ना, सब चारों के चारों रंगीन हो सकते हैं मेरे अनुसार, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर जो आंसर की है उसके हिसाब से थ्यूलियम 3+ दिखा रहा है। हालांकि इसमें पूछना चाहिए, मैं क्वेश्चन को नहीं बदल रहा हूँ, इसका आप आंसर सर्च करिएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिकर्षित होगा? रिपेल्ड होगा भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कौन कंपाउंड क्या होगा? रिपेल करेगा, पार्शियली रिपेल करेगा। प्रतिकर्षित कौन करेगा? तो क्या आधार है इसका प्रतिकर्षित होने का? जो क्या होगा, फुलफिल इलेक्ट्रॉन रखेगा, D10 वाला फुलफिल होता है, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से पेयर्ड हो जाए। तो आप देख लीजिए पहले कम्प्लेक्स, यहाँ पर आयन की बात नहीं कर रहा, मेटल आयन की बात नहीं कर रहा है, कंपाउंड की बात कर रहा है, कंपाउंड्स। तो इसका मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाने के बाद
ये कौन सा पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड के साथ देखना है इसको, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसका सोडियम टेट्राक्लोरो कॉपर में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और +2 का मतलब D9, ठीक है ना। 4s1 होता है, 3D10 होता है कॉपर का। जब 2+ है तो यानी S से एक इलेक्ट्रॉन, D से एक इलेक्ट्रॉन, तो 3D क्या हो गया, 9 हो गया। चलिए, और दूसरे वाले में कैडमियम में क्या है, कैडमियम में Na2Cl4 है, इसमें भी कैडमियम क्या है, 2+ है। और इसका हो जाएगा 4s0 5s0 और 4D10, यानी फुल फिल्ड है, कम्प्लीटली ये फुल फिल्ड है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड में क्या होगा, इसमें आयरन 2+ है। आयरन किस स्टेट में है, +2 में है। +2 मतलब D6 है। क्या है, D6 है। 4s से निकलेगा, D में बचेगा 6। और अगला कौन सा है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड है, यानी आयरन यहाँ 3+ में है, यानी इसमें क्या है, D5 है। तो चारों में आपको पता हो गया। मैं शॉर्टकट अब लिख दे रहा हूँ इसको। ये है, यहाँ पर लिख देता हूँ, D9 है, ठीक है। ये 4D10 है, ये 3D5 है, और ये 3D6 है, ठीक है। अब लिगेंड देख लीजिए। लिगेंड यहाँ पर 4 लिगेंड है, तो एक अनपेयर्ड बचेगा। तो कम से कम एक अनपेयर्ड बचेगा, क्योंकि वीक लिगेंड है। चाहे वीक लिगेंड पेयर नहीं कर पाते, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें D10 है और Cl है, तो D10 यानी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो चाहे मतलब समझ लीजिए कि डी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाइए या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, D10 कंप्लीट है इसका मतलब ये पेयर्ड है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म। अब इसमें आते हैं। इसमें यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाते हैं या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो D6 से इसमें भी पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसमें 5 है तो एक अनपेयर्ड हो जाएगा, यानी 2 में अनपेयर्ड है, 1 और 4 में। लेकिन 3 और 2 में पेयर्ड है। लेकिन यहाँ सबसे जो कम्प्लीटली फील्ड है ग्राउंड स्टेट में भी, वो है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये तो जब बॉन्डिंग बनाने के बाद पेयर्ड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर कैडमियम वाला कंपाउंड क्या होगा, रिपेल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। हालांकि आयरन जब साइनाइड के साथ जाएगा तो D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, तो यहाँ भी पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, D2sp3। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में नहीं रहेगा, मतलब बॉन्डिंग के बाद पेयर्ड हो रहा है। तो ये दोनों पेयर्ड है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में ही, यानी ऑलरेडी वो पेयर्ड है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिकर्षित होगा, यानी रिपेल्ड होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलिए, 5th क्वेश्चन। विच मेटल हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। ये सबसे सरल हलवा वाला क्वेश्चन है, सबको याद होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट कौन सा है, कौन सा शो कर सकता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति की संक्रमण श्रृंखला में किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे उच्च है। तो किसकी सबसे उच्च है, सबको पता है कि मैग्नीज कितना से कितना तक, +2 से +7 तक शो कर सकता है, ठीक है ना। कितना से कितना तक, +2 से +7 तक प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए मैग्नीज, अच्छा क्यों करेगा, +2 टू +7 क्यों करता है, इसका आंसर बताइएगा कि वाई मैग्नीज शोज +2 टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 2 से 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है, बताइएगा इसका आंसर। कारण ये तो करता है, लेकिन क्यों करता है बताइएगा। अगला, हाँ अगला मैं केवल इंग्लिश में हिंदी दोनों लाया हूँ, तो पहले हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वाई डू, क्या है क्वेश्चन भाई, वाई डू द एक्टिनाइड्स एग्जिबिट हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनाइड्स। आंसर समझ, क्वेश्चन समझ में आया कि जो एक्टिनाइड हैं वो लेंथेनाइड की अपेक्षा क्यों अधिक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। हिंदी में पढ़ लीजिए। एक्टिनाइड
लेंथेनाइड की तुलना में अधिक ऑक्सीय अवस्था की संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, तो आंसर लगाइए। तो ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 4f ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज देन 5f ऑर्बिटल, गलत। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d इज लेस विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d। थर्ड है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d इज मोर with respect to energy difference between 4f and 5d। और चौथा है, एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव इन नेचर देन लेंथेनाइड्स। तो ये तो दो गलत हो गया पहले। अब दूसरा और तीसरा देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर कह रहा है कि 5f और 6d की एनर्जी लेस होती है किसकी तुलना में? 4f और 5d। ये बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मोर एनर्जी डिफरेंस, 5f और 6d के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, किसकी तुलना में? 4f और 5d की तुलना में, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। 4f कक्षक 5f कक्षकों की तुलना में अधिक विसरित होते हैं, गलत है। 4f और 5d के बीच ऊर्जा अंतर की तुलना में 5f और 6d के बीच ऊर्जा अंतर कम होता है, यही सही है। फिर भी तीसरा पढ़ लेते हैं। 4f और 5d के बीच ऊर्जा अंतर की तुलना में 5f और 6d के बीच ऊर्जा अंतर अधिक है, तो ये अधिक नहीं होता है, कम होता है, ये गलत है। और चौथा है, प्रकृति में एक्टिनाइड्स लेंथेनाइड की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम होता है रिस्पेक्ट टू 4f और 5d के बीच, ठीक। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, हम किसी को इम्पॉर्टेंट किसी को वो नहीं कह पाएंगे। चलिए, इन पोटेशियम permanganate the dark color arises because of polarization, dd transition, both polarization and dd transition, charge transfer transition। तो चार ऑप्शन हो गया, हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में गहरे रंग उत्पन्न होने का कारण है ध्रुवीकरण, dd संक्रमण, दोनों ध्रुवीकरण एवं dd संक्रमण, और चौथा है आवेश स्थानांतरण संक्रमण। तो चलिए, आप जानते हैं ना कि पोटेशियम परमैंगनेट देखे होंगे, टाइट्रेशन किए होंगे, तो कितने लोग किए हैं टाइट्रेशन? उस कलर कैसा होता है? आप देखे होंगे, लाइट पिंक होता है, ठीक है ना। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7 होता है। +7 का मतलब 4s क्या हो जाएगा? 0, और 3d कितना हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन +7 का मतलब 3d 0, 4s 0। पहले नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 3d 5 और 4s 2। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो s से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और d से भी, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो d में इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? बिल्कुल नहीं बचा है। जब d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 है, तो dd ट्रांजिशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। न तो पोलराइजेशन होगा, न dd ट्रांजिशन होगा, और न तो दोनों होगा। तो होगा क्या? तो ये क्या करेगा, KMnO4 में जो ऑक्सीजन है यानी पोटेशियम है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन लिगेंड की तरह काम करेगा, और लिगेंड से मैग्नीज की ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। और चार्ज ट्रांसफ़र किसके किसके बीच? लिगेंड टू मेटल। कैसा? लिगेंड से मेटल की ओर, लिगेंड से केंद्रीय धातु की ओर। इसलिए इसका रंग आता है चार्ज ट्रांसफ़र के कारण, न कि dd ट्रांसफर के कारण। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए भैया। हिंदी में भी उसी को आवेश स्थानांतरण संक्रमण कहते हैं, ठीक है। dd ट्रांजिशन नहीं, ध्रुवीकरण नहीं, दोनों नहीं, केवल आवेश स्थानांतरण। किधर से किधर? लिगेंड से केंद्रीय धातु परमाणु की ओर, ठीक। और उसी तरह से सेम पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी कलर क्यों होता है? इसी ट्रांसफर के कारण से। पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, दोनों के कलर का रंग का कारण क्या है? आवेश स्थानांतरण संक्रमण।
चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है बात। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया गया है, CUET, ठीक है, नीट, UPPGT, बहुत सारे, और इस MP सेट, यानी कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उन सभी से लिया जा सकता है। और ये नीट के लिए, CUT के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि लेवल वही है। चलिए 8th क्वेश्चन में क्या है, फॉर विच ग्रुप ऑफ कैटनायंस द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी गिवन बाय स्पिन ओनली फार्मूला। स्पिन ओनली फार्मूला के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, N+2 बोर मैग्नेटान, ठीक है ना। तो स्पिन ओनली फार्मूला किस पर लागू किया जा सकता है, किस कैटायन के लिए, दोनों पेयर के साथ होना चाहिए, किसके लिए लागू होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए गैडोलिनियम 3+ और ल्यूटेटियम 3+। क्यों होगा ये समझ लीजिए। गैडोलिनियम का होता है 64, कितना होता है, 64 होता है। नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जेनान 54, 4F7 और 5D1 6S2 ये होता है। लेकिन यहाँ 3+ है, 3+ का मतलब S से इलेक्ट्रॉन और D से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या है, 4F7, और ये जस्ट हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड होने की वजह से इस पर ये 4 ये कौन सा फार्मूला मैं अभी लिखा था, स्पिन ओनली, यानी म्यू इक्वल टू अंडर रूट में N+2 फार्मूला यूज किया जा सकता है, क्योंकि जस्ट हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उस पर कम्प्लेक्सिटी का असर नहीं होगा। अब दूसरा बात करते हैं ल्यूटेशियम 3+, तो इसका क्या होता है, जेनॉन 54 हो गया, 4F14 हो गया, 5D1 हो गया, 6S2 हो गया। अब ये 3+ है तो D से इलेक्ट्रॉन और S से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या है, 4F14, ये फुलफिल्ड है, तो इस पर भी F का इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला वाला लगाया जा सकता है। जबकि और नियोडिमियम हो, थ्यूलियम हो, होलियम हो, सीरियम, ट्रिटियम, प्रोमेथियम, दोनों का पेयर में F इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। F इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये कम्प्लेक्स वाला मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, 4L L+1 S+S+1, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ जाएगा जो कम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला, हिंदी में इसी को है, हिंदी में भी आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। धनायन के किस समूह का चुंबकीय संवेग केवल स्पिन सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम 3+ आयन के लिए, और इन सब के लिए कम्प्लेक्स वाला लगेगा फार्मूला, ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ एट्रियम, लेंथनम, यूरोपियम, ल्यूटेटियम। तो ये 4 आयनों का करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक आयनिक रेडियाई के लिए क्रम क्या सही होगा। तो अभी आप पढ़े थे ना, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में साइज घटता है, तो साइज बढ़ने का क्रम क्या होगा। तो साइज बढ़ने का आपको पहले एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर एट्रियम का क्या होगा, 39, इसका 57, इसका यूरोपियम गैडोलिनियम 63, फिर से जाना पड़ेगा मुझे शुरुआत में, यूरोपियम 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 होगा 63, सही है 63, इसका 63 होगा। चलिए देखिए इसका है 39, इसका है 57, इसका है 63, इसका है 71। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहाँ से कहाँ होता है, सीरियम से लेकर 71 तक होता है, ल्यूटेटियम तक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक घटता है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ल्यूटेटियम। तो कहाँ दिया है, 2 जगह दिया है, यहाँ दिया, यहाँ दिया है। उसके बाद यूरोपियम 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 यहाँ दिया है, ठीक है, यहाँ ट्रिबियम दे दिया। यूरोपियम होगा, उससे छोटा नहीं, बड़ा यूरोपियम होगा, उससे बड़ा, उससे बाद लेंथेनम, उसके बड़ा एट्रियम 39 वाला। तो इस क्रम में क्या हो जाएगा, किस क्रम में, लुटेटियम, सॉरी यहाँ लुटेटियम, यूरोपियम, लेंथेनम और
और एट्रियम। क्या मैं सही कर रहा हूँ? इसको आपको देखना है। एट्रियम में 3D 4D होता है और लैंथनम में 5D। ठीक है, तो थोड़ा सा बदलना है, एक मिनट। लुटेटियम सबसे छोटा, उसके बाद एट्रियम, उसके बाद यूरोपियम, इसके बाद लैंथनम। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिट्रेटियम सबसे छोटा है, एट्रियम 39 वाला है, उसके बाद एट्रियम होगा, फिर यूरोपियम होगा, फिर लैंथनम होगा, लैंथनम सबसे बड़ा होगा। ठीक है, एक बार इसको एक मिलान कर लीजिएगा, मैं सही हूँ कि आप सही हैं। इसको ऑप्शन नंबर बी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर्स विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स? कौन सा जोड़ा कलर्ड कंपाउंड बनाएगा? इस हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। अधोलिखित में से कौन सा आयन युग्म रंगीन यौगिक बनाएगा? तो कौन बनाएगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो चेक करिए, लेंथनम और सीरियम। तो सीरियम के पास 4f में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और लेंथनम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। डी में जीरो है। कौन लिख देता हूँ मैं, डी में क्या है? जीरो। 4f में क्या है? एक। प्रोसोडीमियम और नियोडीमियम। प्रोसोडीमियम, ये सीरियम प्रोसोडीमियम, 4f में क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, प्रोसोडीमियम में दो इलेक्ट्रॉन, और नियोडीमियम 60 है, 4f, इसमें 3 होगा। जिंक में डी जीरो होगा, कैडमियम डी जीरो होगा, जिंक डी जीरो होगा, कैल्शियम पी में जीरो होगा, क्योंकि ये आर्गन के बराबर हो गया। तो कौन बनाएगा? हाँ, सीरियम भी बनाए कलर्ड कंपाउंड बना सकता है, लेकिन इसका साथ वाला जीरो है, तो इसलिए पेयर्ड नहीं है। तो सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल जो आंसर होगा, प्रोमेथियम और नियोडीमियम, जो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। और सब पेयर में ये वाला कलर्ड बना सकता है, लेकिन इसका साथी जो है कलरलेस बनाएगा। इसलिए सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा? प्रोमेथियम आयन और नियोडीमियम आयन कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे। तो ये था लगभग, आप देखे होंगे कि यह ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन था। देख रहे हैं, यह ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन था, और डी ब्लॉक से थोड़ा सा कम क्वेश्चन था, लेकिन था। तो ये था आपके 10 क्वेश्चन, 10 जगह से मैंने लिया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको सीखने हैं। आने वाले एग्ज़ाम में पैटर्न को समझना है कि स्टेटमेंट देकर रीजन एसेशन देता है, मैच द कॉलम देता है, और उसी को क्या करता है? क्वेश्चन को फॉर्मेट बदल देता है, मैच द कॉलम, रीजन एसेशन, और ऐसे ही फेर बदल कर देता है, जिससे कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने समझने में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा।